हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी बुक एडिशनल एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2.31। तो यहाँ ये 7 पार्ट में है क्वेश्चन, तो सभी के हमको अलग अलग आंसर देने हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए, बी और सी के आंसर देखेंगे, फिर इसके बाद बचे हुए जो 4 पार्ट हैं उनके आंसर देखेंगे। तो यहाँ है आंसर केयरफुली, तो हमें सभी के आंसर्स देने हैं। फर्स्ट ए पार्ट है यहाँ पर, 2 large conducting spheres carrying charges Q1 and Q2 are brought close to each other। ठीक है, 2 कंडक्टिंग स्फीयर हैं जिनके पास Q1 और Q2 चार्ज है, दोनों को एक दूसरे के पास लाया जाता है। इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दैम एग्जैक्टली गिवन बाय Q1 अपॉन Q2 4πε0r²। जो भी कूलाम्स लॉ होता है इसी के अकॉर्डिंग है ये क्वेश्चन। वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, और r यहाँ पर उन दोनों ही स्फीयर्स के बीच की डिस्टेंस है बिटवीन सेंटर्स। ओके, तो यहाँ हमें ये बताना है क्या ये फॉर्मूला जो है कूलाम्स लॉ वाला, क्या यहाँ पर भी ये एग्जैक्टली काम करेगा या नहीं करेगा, तो ये हमें चेक करना है। देखिए कूलाम्स लॉ क्या होता है, कूलाम्स लॉ में पॉइंट चार्जेस के लिए होता है कूलाम्स लॉ। ठीक है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस हैं, अगर Q1 और Q2, और इनके सेंटर्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमें पता है बिटवीन सेंटर ऑफ पॉइंट चार्जेस, तो ये पॉइंट चार्जेस होना ज़रूरी है। ओके, पॉइंट चार्जेस, ये भी पॉइंट चार्ज होना ज़रूरी है। ओके, तब उस केस में हम पता कर सकते हैं कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करेगा वो होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। तो जो डिस्टेंस है वो है बिटवीन द सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्जेस, तो पॉइंट चार्जेस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस होती है ये। लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है 2 लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर कैरिंग चार्जेस Q1 एंड Q2। तो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं ये, एक सपोज ये है, ठीक है, और दूसरा ये है। ओके, तो लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर हैं ये, इसके पास Q1 चार्ज है एक के पास, दूसरे के पास Q2 चार्ज है। ठीक है, देखिए अभी हम समझ के चल रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे से बहुत दूर रखे हुए हैं, या फिर मानते हैं कि ये है ही नहीं अभी। ठीक है बात, सबसे पहले एक को कंसीडर करते हैं। Q1 चार्ज दिया हमने से, प्लस Q1 चार्ज दिया, तो ये कहाँ रहेगा, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ओके, अब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया सरफेस पर इसके, अब हमें इसकी वजह से फोर्स पता करना है नियर अबाउट किसी भी पॉइंट पर, P पॉइंट पर फोर्स पता करना है। किसी एक और टेस्ट चार्ज को लेकर आए हम, जो कि पॉइंट चार्ज है Q0, या टेस्ट चार्ज कुछ भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, पॉइंट चार्ज है, बस ये है कि पॉइंट चार्ज है ये। क्या हम इस केस में यहाँ पर फोर्स फाइंड आउट कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होना ज़रूरी है। हमने बहुत सारे केस किए थे, रिंग का केस था, वहाँ हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट तभी कर पाएंगे जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर पाएँ, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कर रहे हैं फाइंड आउट, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक ही बात है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ही काम करता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, वही काम करता है सभी में। तो हमने रिंग के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, एक रिंग होती थी, ठीक है, और उसकी एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, ये यूनिफॉर्मली चार्ज होती थी रिंग, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया था, वो कब फाइंड आउट किया था, तब पहले तो हम इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही फाइंड आउट कर पाएंगे किसी पॉइंट पर, अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो, है ना। तो क्या करते थे हम, स्मॉल dq ले लेते थे, है ना, पॉइंट चार्ज की फॉर्म में। फिर ये वाली डिस्टेंस काम कर जाती थी, अगर यहाँ कोई q टेस्ट चार्ज रखा है तो ये सेंटर से यहाँ तक की P पॉइंट की डिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, पहले सिंपल इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की डिस्टेंस से हमारा काम हो जाता था AP, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन कर देते थे। क्या करते थे, ये करते, रिंग वाला केस हमने किया था चैप्टर 1 में, वहाँ हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइंड आउट किया था ड्यू टू ए रिंग, हाफ रिंग, सेमी रिंग, कई सारे केस थे, क्वार्टर रिंग। तो सभी में हम करते क्या थे, ये पॉइंट चार्ज लिया और एक ये पॉइंट चार्ज लिया जो कि टेस्ट चार्ज है, तो कंप्लीट रिंग तो भाई बहुत बड़ी है ना, उसकी भी तो एक रेडियस है। तो करते क्या थे, हम पॉइंट चार्ज बना लेते थे छोटा सा, और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज। कंडीशन ये ज़रूर काम करती है कि जो भी चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, सब जगह बराबर बराबर होना चाहिए, तभी इंटीग्रेशन फैक्टर काम करता था। तो हम करते क्या थे कि DF निकाल लेते थे, या फिर DE निकाल लेते थे, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे, 1/4πε0, और स्मॉल dq चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज ले लिया, और एक ये ले लिया Q0।
और ये डिस्टेंस ले ली कौन सी, AP, इसका स्क्वायर कर लिया, सही है। फिर इस डिस्टेंस को निकालते थे प्रॉपर लिमिट के साथ, इंटीग्रेशन के साथ हम टोटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस पॉइंट पर निकाल पाते थे। क्या करते थे फिर, इंटीग्रेशन करके इसका DF का, है ना। तो हमें F निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करते थे, इंटीग्रेशन यहाँ करते थे, ठीक है। तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने केस पढ़ा था चैप्टर 1 में, वहाँ ये चीज़ थी कि चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर वो कंटिन्यूस है ना, कंटिन्यूस है तो कूलाम लॉ काम कर जाएगा। कैसे काम कर जाएगा, पॉइंट चार्ज के लिए पता है, पूरे का इंटीग्रेशन कर दो, निकल आएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो ऐसे ही हम इस पॉइंट पर निकाल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कैसे निकालेंगे, पहले स्मॉल, क्योंकि ये तो स्फेयर है तो इसका तो सरफेस एरिया लेंगे स्मॉल ds, है ना, ds स्मॉल सरफेस एरिया, और उस पर चार्ज ले लेंगे dq, ठीक है। पहले उसके लिए निकाल लेंगे, ये डिस्टेंस ले लेंगे, मान लीजिए अगर पॉइंट A है यहाँ पर, ठीक है, तो वैसे ही निकालेंगे dq, इसका चार्ज, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी लेंगे सिग्मा, कुछ इस तरीके से हमारा काम हो जाएगा। मींस हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल पाएंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में, और हम फाइनली क्या कर पाएंगे, पूरे का इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही फॉर्मूला करेंगे, पूरे का इंटीग्रेट प्रॉपर लिमिट के साथ, तो हम यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकाल पाएंगे यूजिंग कूलाम्स लॉ। तो कूलाम लॉ यहाँ वैलिड होगा, इस केस में कूलाम्स लॉ वैलिड होगा, क्लियर है बात। बट यहाँ कंडीशन क्या है, यहाँ ये Q0 नहीं है, ये Q0 नहीं है यहाँ पर, यहाँ क्या है, एक और कंडक्टिंग स्फीयर है जो कि लार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, Q0 की जगह Q2 जिसके पास चार्ज है, ठीक है। इसके पास भी अगर हम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान लें चार्ज को, और सोच के चलें कि ये वाला नहीं है, कोई एक है, तभी ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड रह पाएगा। तो कंडीशन क्या है, ठीक है, अगर पॉइंट चार्ज ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा तो वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो चार्ज, तो हम इंटीग्रेशन मेथड यूज करके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यूजिंग कूलाम्स लॉ हम फाइंड आउट कर पाते थे। लेकिन अगर इस केस में अगर हम देखें, एक स्फीयर ये है, एक स्फीयर ये है ना, इस केस में चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, बिकॉज आप देखें तो एक ही चार्ज के बीच की जो डिस्टेंसेज हैं वो अलग अलग हैं। इन दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कुछ और है, ठीक है, इन दो चार्ज के बीच में डिस्टेंस कुछ और है ना। ऐसे ही बहुत सारे चार्जेस हैं, एक ही चार्ज को ले लीजिए, उसकी अलग अलग चार्ज से अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, एक ही चार्ज, ठीक है, अलग अलग डिस्टेंसेज, ये देखिए अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, सभी की अलग अलग डिस्टेंसेज हैं, ठीक है। एक सिंगल DQ हमने लिया है, एक DQ अगर ये लिया हमने, तो इसकी बहुत सारे चार्जेस से अलग अलग डिस्टेंसेस है। इससे क्या होगा कि जो फोर्स है वो अलग अलग रहेगा सब जगह से, और होगा क्या कि जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिख रहा है ना, चार्ज का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन, ये नहीं रह पाएगा। कहीं तो बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है, कहीं बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि रिपेल्ड होके पूरा का पूरा उधर पहुंच गया, मान लो यहाँ इधर पहुंच गया पूरा का पूरा रिपेल्ड होके, कुछ इस तरीके से, ठीक है। चार्ज तो Q1 रहा इसके सरफेस पर, बट वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं रहेगा, एक प्रॉपर डिस्टेंस नहीं है। सेंटर के बीच की डिस्टेंस हम ले लेते थे इस केस में, वो तो ले ही नहीं सकते। डिस्टेंस कौन सी लेंगे, इंटीग्रेशन भी अगर हमें करना है तो इस चार्ज की कौन सी डिस्टेंस लें, एक तो ये है R1, R2, R3, R4, है ना, R5, यानी कितनी डिस्टेंसेज हो जाएंगी अलग अलग सभी के लिए, है ना। और सभी के बीच में जो फोर्स वर्क करेगा, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो भी अलग अलग होगा। इससे क्या होगा, इसकी जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। जो भी चार्ज है इसके सरफेस पर डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, सभी के बीच में अलग अलग फोर्सेज लगेंगे, ठीक है। पहले अगर एक ही स्फीयर रखें तो कंटिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, सभी एक दूसरे को रिपेल्ड करके एडजस्ट हो जाते हैं। कोई भी स्फीयर है, चार्ज पूरी तरह से रिपेल्ड होकर एडजस्ट करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर एक और हम यहाँ स्फीयर ले आए तो उससे क्या होगा कि इनके बीच का जो फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। इससे क्या होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टर्ब हो जाएगा, जिससे कि हम इंटीग्रेशन मेथड भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे और इस लॉ को हम अप्लाई नहीं कर सकते। यूजिंग कॉलम्स लॉ से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। तो is the magnitude of electrostatic force between them exactly given by this? This is no. So it is not correct. हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बात? क्यों नहीं कर सकते? Because charge will not be uniformly distributed on both of the spheres. It will discontinuous on the surface of the spheres. क्लियर है बात?
या फिर और कह सकते हैं कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम नहीं कर पाएंगे चार्जेस जो हैं, ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, इसका आंसर रहेगा नो। ये पूछ रहे हैं इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम एग्जैक्टली गिवन बाय दिस, तो हम यहाँ लिखेंगे इट इज नो बिकॉज चार्ज इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फीयर्स, कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये रहेगी बात। अभी देखते हैं सॉल्यूशन पार्ट बी का, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ओके बी का आंसर देखते हैं इसके बाद। बी में है इफ द कूलम्स लॉ, ये भी कूलम्स लॉ से ही रिलेटेड है, बस इसमें इन्वर्स स्क्वायर लॉ की जगह अगर हम क्यूब के साथ लॉ है एक बना दिया है, अगर वो काम करता है तो देखते हैं क्या है ये, इसका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले का आंसर तो नो था, और क्यों था नो, क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं रहेगा चार्जेस का, सभी के बीच में फोर्सेस अलग अलग होंगे, ठीक है। सेकेंड पार्ट है बी, दिस इफ कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंस इंस्टेड ऑफ 1/r², ठीक है, 1/r² ही होता है कूलम्स लॉ में। वुड गॉसेस लॉ बी स्टिल ट्रू, क्या गॉसेस लॉ भी ट्रू रहेगा फिर भी? गॉसेस लॉ होता क्या है? गॉसेस लॉ होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ फॉर ए क्लोज्ड इंटीग्रल E.ds इज इक्वल्स टू Q इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये रहता है गॉसेस लॉ। ओके, क्या ये वैलिड रह पाएगा अगर जो डिपेंडेंस है कूलम्स लॉ का वो 1/r³ होता तो? लेकिन ये जो हमने प्रूफ किया था उस टाइम पे कूलम्स लॉ का जो डिपेंडेंस है वो क्या था, 1/r² रहता था। कैसे रहता था वो भी बताते हैं जरा, किस तरीके से निकालते थे हम। अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है और इस कंडक्टिंग स्फीयर के लिए अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फाइंड आउट करें किसी भी पॉइंट पर, अगर इसके पास +q चार्ज है ना, तो कैसे फाइंड आउट करते थे, मतलब गॉस लॉ को कैसे हम प्रूफ करते थे वो चीज़ अगर देखें तो यहाँ से अगर r डिस्टेंस पर हम बात करें तो यहाँ से हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देते थे। ओके, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते थे और यहाँ एक स्मॉल ds होता था, स्मॉल ds, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, थीटा 0 डिग्री, ds भी इसी डायरेक्शन में। कुछ इस तरीके से हम गॉसेस लॉ को प्रूफ करते थे। तो यहाँ हो जाएगा ये क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए EDS cos 0 डिग्री, ठीक है। तो EDS सिंपल फॉर क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट नहीं, अब सिंपल प्रोडक्ट आ जाएगा EDS, है ना। तो E जो होता है इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, वो क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ना उसी के साथ ये पॉइंट चार्ज की तरह काम करता है। जो पूरा का पूरा चार्ज है वो ऐसे लगता है जैसे कि इसके सेंटर पे हो, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना यूज करते थे, 1/4πε0। अगर ये Q चार्ज है तो Q/r², और ds क्या है, ये ds ये दिस, ठीक है, स्मॉल जो एरिया है छोटा वाला। लेकिन कंप्लीटली E तो ये हो गया किसी पॉइंट पर, और ये कांस्टेंट रहेगा सब जगह, है ना। केवल डिस्टेंस के साथ मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट रहेगा, केवल डायरेक्शन चेंज होगी। इस पॉइंट पर आ जाओ तो भी यही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन बदल जाएगी, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट रहेगा। और ये ds क्लोज्ड इंटीग्रल के लिए कंप्लीट ds, तो स्मॉल ds है ये, और पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस लें जो कि r रेडियस का है, तो वो 4πr² हो जाएगा। तो ये होता था 1/4πε0 Q/r² इंटू 4πr²। r² से r² कैंसिल, 4π से 4π कैंसिल, तब आता था ये Q/ε0, ये निकल के तब आता था Q इनसाइड गॉसियन सरफेस, तो ये Q इनसाइड गॉसियन सरफेस है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरीके से वर्क करता था, ठीक है बात। तब क्या होता था, 1/r² होता था इंस्टेड ऑफ 1/r² लेके चले अगर हम, इस केस में कुछ ऐसे काम करता था। और गॉसियन लॉ से जो वैल्यू आती थी E.ds की वो ये आती थी निकल के, ठीक है बात। चलिए, ये जो E हमने लगाया है ये स्क्वायर वाला लगाया है, मेन चीज़ यहाँ है ना, यहाँ है मेन चीज़। कूलम्स लॉ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी तो बताता है कूलम्स लॉ, वही फोर्स Q1 Q2, वहाँ दो चार्जेस हो जाते हैं अपॉन r²। चलिए, अगर ये कह रहे हैं यहाँ पे कूलम्स लॉ इन्वॉल्व 1/r³ डिपेंडेंस, अगर ये 1/r³ डिपेंडेंस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जो है वो भी क्यूब की फॉर्म में होता फिर, है ना। इसकी जगह क्या होता फिर, r³, ठीक है।
अगर कूलाम्स लॉ में आर क्यूब है 1/r³, अगर फोर्स ये है 1/4πε0 Q/r³, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ इस तरीके से ही होगा 1/4πε0 Q1 Q2/r³। फोर्स तो ये होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज कम हो जाता है तो Q/r³, यही होता है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ये होता अगर फोर्स ये है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में हम क्यूब लगाएंगे, फिर यहाँ पर क्या होता, यहाँ पे भी क्यूब होता है ना, यहाँ भी क्यूब होता और r² से ये कैंसिल होता तो यहाँ पर एक r फिर भी बचता। केवल क्या कैंसिल होता है यहाँ पे, ओनली r³ को कैंसिल कर देते r² से, क्या बचता है यहाँ, ओनली r, 1/r साथ में बचता। फिर इस केस में हमारा जो गॉसेस लॉ है वो क्या होता, वो ये होता फिर दिस, ठीक है, Q inside upon ε0 into 1/r, साथ में ये वैल्यू भी होती, ये नहीं रहता फिर, ठीक है। जब इन्वर्स स्क्वायर लॉ के साथ करेंगे तो ये रहेगा। अगर हम 1/r³ डिपेंडेंस के साथ कूलाम्स लॉ को यूज करेंगे तो उस केस में ये हो जाएगा गॉसेस लॉ। तो यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि वुड गॉसेस लॉ बी स्टिल ट्रू, नो, गॉस लॉ वुड नॉट बी ट्रू, ठीक है, ये इसका आंसर रहेगा। क्लियर है बात। अब देखते हैं आंसर सी। ओके, इसे यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, समझ में आ गया होगा आपके। ये तो फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, सी जो पार्ट है सॉल्यूशन, पहले भी हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में पढ़ चुके हैं कई बार और डिस्कस भी कई बार हो गया है। ये फिर से देख लेते हैं, छोटा सा पार्ट है इसका। ओके, इसमें है पार्ट सी का सॉल्यूशन देखेंगे, बी का देख लिया, अभी ये बी का था, ठीक है, ये है सी का सॉल्यूशन। अ स्मॉल टेस्ट चार्ज इज रिलीज्ड एट रेस्ट एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन, विल इट ट्रेवल अलोंग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मीन्स ये है, सिंपल सी बात है, अगर ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मान ली हमने कहीं पर भी, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन है। अगर कोई एक स्मॉल टेस्ट चार्ज है, अगर कहीं हमने यहाँ रखा स्मॉल टेस्ट चार्ज Q0, ठीक है, किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है कुछ इस तरीके का, तो क्या ये इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन के अलोंग ही मूव करेगा? तो ये पूछ रहे हैं क्या ये जिसका जो पाथ है क्या वो भी यही रहेगा? इसका जो पाथ है, किसका पाथ, जो टेस्ट चार्ज का पाथ है वो भी उसी के अलोंग मूव करेगा क्या, ये पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? बिकॉज किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी भी पॉइंट पर तो वहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। सही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो फिर वो चार्ज पार्टिकल जो है, जो भी टेस्ट चार्ज है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहेगा? वो तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाना चाहेगा ना, उस दैट पॉइंट पर, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। कैसे? अगर मान लिया अगर यहाँ इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, अगर हम यहाँ पर +Q चार्ज रखें, +Q0 चार्ज रखें, तो वो फील्ड के अलोंग ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि कहीं यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा तभी तो ये फील्ड की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ये प्लस इससे क्या होगा, रिपेल्ड होगा, रिपेल्ड होकर ये इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। इस केस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में है ना। तो कन्फ्यूजन आपको ये होता है कि यहाँ तो जो फील्ड लाइन है वो पैरेलल है, तो क्या पैरेलल फील्ड लाइन के अलोंग ही ये मूव करेगा? नहीं, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है, जिस डायरेक्शन में इस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, उसी डायरेक्शन में ये जाएगा, है ना। तो इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इस वजह से ये सी के अलोंग चला जाएगा। अगर कन्फिग्रेशन कुछ इस तरीके से है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हर जगह चेंज हो रही है ना, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह यही था, सभी जगह ई नेट इसी डायरेक्शन में है, इस वजह से ये एक ही डायरेक्शन में जाता है। तो वहाँ आपको कन्फ्यूजन ये होता होगा क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन की डायरेक्शन में ही मूव करता है, क्या उसी के अलोंग मूव करता है? नहीं, ये अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन तो इसकी ये होगी ना, अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो स्मॉल टेस्ट चार्ज है ये मूव करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट डायरेक्शन है उस पॉइंट पर तो सभी जगह अलग अलग जाएगा। अगर यहाँ रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में चला जाएगा, ई नेट यहाँ होगा इस डायरेक्शन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम यहाँ रखेंगे तो वो इस डायरेक्शन में चले जाएगा, ई नेट इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो सभी पॉइंट्स पर अगर अलग अलग पॉइंट्स पर हम उसको रखते हैं तो वो केवल अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही मूव करेगा, ना कि उस फील्ड लाइन के अलोंग। अगर फील्ड लाइन की डायरेक्शन ये है तो अपने फील्ड लाइन के अलोंग पाथ को ट्रेवर्स नहीं करेगा वो, ठीक है। तो ये इसका आंसर रहेगा
नो इट विल नॉट ट्रेवल along द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट, इट विल ट्रेवल along द इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन होगी उसी में चला जाएगा। जैसे हम किसी बॉल को फेंकते हैं ट्रेजेक्टरी में, ठीक है, जैसे ये है ग्रेविटेशन फील्ड की डायरेक्शन ये होती है, अगर हम यहाँ से किसी बॉल को फेंकते हैं इस डायरेक्शन में तो वो अपने इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में ही तो जाती है ना कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा पहले, फिर इसके बाद इसका इफेक्ट आएगा ग्रेविटेशनल फील्ड का। लेकिन बॉल को ऊपर से नीचे फेंकते हैं तो वो तो ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन की डायरेक्शन में मूव करती है, वो तो थोड़ा सा डिफरेंट केस है। उस केस में क्या है कि वो पैरेलल है पूरी की पूरी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है फील्ड लाइंस और उसी डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी है। जब वो नीचे गिरेगा तो इनिशियल वेलोसिटी डायरेक्शन उसकी नीचे होगी, अगर उसको ऐसे फेंकेंगे तो वो ट्रेजेक्टरी पाथ पर जाएगा ना कि डाउनवर्ड जाएगा एक साथ, ठीक है, वो फील्ड लाइन के अलॉन्ग नहीं जाएगा। अगर उसको हम किसी एंगल पर फेंकते हैं तो वो अपनी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन में जाएगा, फिर उसके बाद इफेक्ट आएगा जो भी ग्रेविटेशनल फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी तो कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन। यहाँ हम लिख देंगे नो इट विल नॉट ट्रेवल अलॉन्ग द फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट पॉइंट एंड इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है बात, तो ये इसका सॉल्यूशन है पार्ट सी का। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट 4, ठीक है, इसे मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है, उनको लिख लेते हैं फिर उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो चलिए अब देखते हैं आंसर पार्ट डी, ई, एफ और जी के। सबसे पहले डी का देखते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय द फील्ड ऑफ ए न्यूक्लियस इन ए कंप्लीट सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस रहता है सेंटर पे, ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और इसके चारों ओर कौन रोटेट करते हैं अपनी ऑर्बिट में? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स इसके चारों ओर मूव करते हैं अपनी ऑर्बिट में, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज रहता है न्यूक्लियस के पास। अब इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट में रोटेट कर रहा है, अगर एक कंप्लीट ऑर्बिट में और रोटेट करता है, वन कंप्लीट ऑर्बिट, इसमें कह रहा है कि इन अ कंप्लीट और सर्कुलर ऑर्बिट, तो ये सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो हमें जो वर्क डन है वो फाइंड आउट करना है। तो कितना होगा? देखिए, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ न्यूक्लियस, और उसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये रोटेट कर रहा है जैसे अर्थ रोटेट कर रही है अबाउट द सन, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर। तो न्यूक्लियस का अपना फील्ड है जिसमें एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही तो है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव फोर्स। सॉल्यूशन क्या है? आंसर लिख देखते हैं पार्ट ए का। आंसर ए, सॉरी डी, आंसर डी। तो जो न्यूक्लियस का फील्ड है उसमें कौन सा फोर्स है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स, है ना, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स। और कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एक कंप्लीट ऑर्बिट में या फिर एक क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन करते हैं वो जीरो करते हैं। हम जानते हैं इस बात को, वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स इज जीरो इन अ क्लोज्ड पाथ, ये होता है ना। और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ में यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ से यहीं ख़त्म करेगा ये, ठीक है। तो क्लोज्ड पाथ हो जाएगा, तो क्लोज्ड पाथ में जो वर्क डन होगा क्या होगा? वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर जो वर्क डन होगा वो क्या होगा? ज़ीरो वर्क डन, ओके, ज़ीरो वर्क डन होगा। और जैसे कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स ग्रेविटेशन का फोर्स होता है, एक बॉल है, हमने उसको अपवर्ड फेंका है, यहाँ तक आएगी, हम वर्क करेंगे, ठीक है, एक्सटर्नल वर्क से फेंका इसको, फिर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगी, तो हमको वर्क खुद मिलेगा, है ना। एक बार में अगर पॉजिटिव वर्क डन है तो दूसरी बार में नेगेटिव वर्क डन होगा, तो नेट वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा, है ना। क्लोज्ड पाथ ही तो हो गया, यहाँ से फेंका और वहीं आ गई बॉल, तो क्लोज पाथ में वर्क डन क्या रहता है? ज़ीरो रहता है। तो कौन सा फोर्स रहता है? ये ग्रेविटेशनल का, है ना। तो ग्रेविटेशन का जो फील्ड फोर्स होता है वो भी तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होता है, तो कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स में किया गया जो वर्क डन है वो क्या रहता है? ज़ीरो रहता है। तो ये ग्रेविटी की डायरेक्शन ये डाउनवर्ड रहती है। अगर ऐसे भी हम यहाँ पॉजिटिव चार्ज है अगर यहाँ, और यहाँ कहीं नेगेटिव चार्ज है, तो ये भी तो डायरेक्शन डाउनवर्ड हो जाएगी, है ना।
अगर एक चार्ज पार्टिकल को हम यहाँ से पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में फेंकें तो वो भी तो वापस यहीं आ जाएगा, है ना। पहली बार में एक पॉजिटिव वर्क डन होगा तो दूसरी बार में नेगेटिव होगा वर्क डन, उतना ही वर्क हमें मिल जाएगा, तो नेट वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। समझ में आ रहा है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये कैसे फोर्स हैं, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एक कंप्लीट ऑर्बिट में या फिर एक क्लोज पाथ में जो भी वर्क करते हैं वो 0 रहता है। और इसका एक और रीज़न हम दे सकते हैं किस तरीके से, कि फोर्स की डायरेक्शन है ये, और अगर किसी एक पॉइंट पर अगर हम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट देखें तो वो 90 डिग्री है दोनों के बीच में, ठीक है। और वर्क डन क्या होता है, W = F.D, है ना। तो FD cos थीटा, थीटा अगर 90 डिग्री हो जाए तो cos 90 0 होता है, तो वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया। एक रीज़न ये दे सकते हैं हम इसका, है ना। लेकिन सेकंड पार्ट और है इसका, व्हाट इफ द ऑर्बिट इज इलिप्टिकल। अगर ये ऑर्बिट इलिप्टिकल हो, इस तरीके से हो ऑर्बिट इलिप्टिकल, तो क्या होगा, यहाँ न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं नेगेटिवली चार्ज, और ये इसके चारों तरफ रोटेट कर रहा है। किस कंडीशन में, जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट कैसी है, इलिप्टिकल, है ना, इलिप्टिकल। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट में भी तो क्लोज्ड पाथ हो रहा है कंप्लीट। अगर यहाँ से इसने स्टार्ट किया है तो यहीं ये खत्म करेगा, है ना। तो ये भी फील्ड फोर्स कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड फोर्स ही रहेगा। इसके बीच में जो न्यूक्लियस का फील्ड है उसमें कौन सा फोर्स काम कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे होते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स होते हैं। और कंजर्वेटिव फील्ड फोर्स एक क्लोज पाथ में जो वर्क डन करते हैं वो 0 करते हैं। तो अगर इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी तब भी वर्क डन 0 ही रहेगा। तो दोनों ही केसेस में जो वर्क डन है वो क्या रहेगा, 0। वर्क डन विल बी 0। ओके, तो ये इसका आंसर रहेगा। अब देखते हैं पार्ट ई। इसे मैं यहां से रिमूव कर लेता हूं। पार्ट ई का आंसर देखेंगे अब। ओके, कितनी जगह की ज़रूरत होगी देख लेते हैं। थोड़ी सी जगह में ही हो जाएगा, लेकिन रिमूव कर लेते हैं पूरा, बिकॉज इसके बाद एफ भी थोड़ी सी जगह में ही हो जाएगा, लेकिन लास्ट वाला है उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन देना पड़ेगा, क्योंकि वो आउट ऑफ स्कोप है। हमारा जो सब्जेक्ट है उसके आउट ऑफ स्कोप पूछा गया है, लास्ट वाला जो जी है। देखते हैं क्या है उसमें। अब देखते हैं आंसर ई। ओके, ई में क्या है, वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस अक्रॉस द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑल्सो डिसकंटिन्यूअस देयर। ये कह रहे हैं कि एक चार्ज्ड कंडक्टर है, मान लिया कि ये स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर ले लिया हमने, ठीक है, स्फेरिकल। इसके सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज रहता है, ठीक है बात। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है। कोई भी शेल ले ली, अगर मान लिया हमने शेल ले ली, ये शेल है, ठीक है। इसके इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगा। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। यहाँ देखें तो वन साइड ये चार्ज कंडक्टर है, इसकी एक साइड में देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहाँ देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम देख रहे हैं यहाँ तो कंटिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी तो है ही नहीं। यहाँ से इधर स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से इधर स्टार्ट हो रहा है, बीच में 0 हो रहा है, ब्रेक हो गया नहीं हो गया, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो कंटिन्यूटी तो है नहीं। किसी अगर इस तरीके से होता इलेक्ट्रिक फील्ड तो कंटिन्यूस होता, है ना, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, यहाँ भी वही डायरेक्शन, यहाँ भी वही डायरेक्शन, यहाँ डायरेक्शन इधर हो गई, यहाँ जस्ट अपोजिट हो गई और बीच में 0 हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहता है, किसी भी चार्ज कंडक्टर की एक साइड से दूसरी साइड में जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो ये बात तो हम जानते हैं इस बात को, है ना। इसका एक न्यूमेरिकल भी किया था हमने। अगर एक थिन प्लेन शीट है, कुछ इस तरीके से किया था एक न्यूमेरिकल, ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है ना, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा इस डायरेक्शन में, और जो उसकी दूसरी वाली साइड होगी अगर इस तरीके से है उस डायरेक्शन में ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और इसका जो मटेरियल पार्ट होगा उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, क्योंकि किसी भी चार्ज कंडक्टर के इनसाइड जो जितना मटेरियल पार्ट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहता है ना। तो यहाँ पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया। तो ये पूछ रहे हैं क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिसकंटिन्यूस रहता है? ये नहीं रहता डिसकंटिन्यूस। क्यों नहीं रहता? देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। तो साइड इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। इसमें डायरेक्शन का कोई मैटर ही नहीं बनता,
V जो पोटेंशियल होता है, आप देखें तो शेल है अगर ये, तो शेल के इनसाइड सभी पॉइंट पर कांस्टेंट रहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और सरफेस पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही रहता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो चारों तरफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही वैल्यू है, इनसाइड भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वही वैल्यू है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। हम लिख सकते हैं इस बात को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज not discontinuous across one side of a charge conductor to another side of a charge conductor। एक साइड से दूसरी साइड में अगर हम जाएं तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिसकंटिन्यूअस नहीं रहता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन है ही नहीं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नॉट डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं। क्लियर है इसका आंसर? ओके, ई हो गया। अब एफ देखते हैं। ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं, एफ को पढ़ लेते हैं। अब थोड़ा सा पार्ट एफ में है, फिर इसके बाद बचता है लास्ट में जी, वही जो कि स्कोप से बाहर है। करेंगे स्टडी, थोड़ा सा समझने की कोशिश तो करेंगे ही, है ना। इसके लिए थोड़ी सी मटेरियल साइंस की ज़रूरत पड़ेगी, जो पार्ट जी है। देखते हैं आंसर पार्ट एफ का। पार्ट एफ, व्हाट मीनिंग वुड यू गिव टू द कैपेसिटेंस ऑफ अ सिंगल कंडक्टर। सिंगल कंडक्टर के कैपेसिटेंस को आप क्या मीनिंग देंगे, उससे क्या समझते हैं। सिंगल कंडक्टर है, देखिए सिंगल कंडक्टर का भी अपना कैपेसिटेंस होता है, वो भी चार्ज स्टोर करता है। हमने देखा था स्फेरिकल आइसोलेटेड कंडक्टर, इसका हमने कैपेसिटेंस भी फाइंड आउट किया था, कितना था। अगर इसकी रेडियस r है तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r इसका कैपेसिटेंस होता है। अगर इसके पास चार्ज कितना है, प्लस q चार्ज है अगर इसके पास, तो चार्ज तो ये स्टोर कर रहा है, कंडक्टर है ना। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, ये होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, ये हमने कैलकुलेट किया था। वैसे ही अगर एक सिंगल रॉड है या फिर एक सिंगल प्लेट है, वो भी चार्ज स्टोर करती है ना। सिंगल प्लेट है वो भी चार्ज स्टोर करती है। उसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि उसकी जो दूसरी प्लेट है वो इनफाइनाइट पर है, यहाँ से एट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर नेगेटिव प्लेट है। क्योंकि कैपेसिटर क्या होता है, जनरली हम ये सोचते हैं कि कैपेसिटर एक फॉर्मेशन होता है जिसमें इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस की प्लेट्स होती हैं, है ना। स्फेरिकल कंडक्टर में इनर शेल होती है पॉजिटिवली चार्ज, आउटर शेल नेगेटिवली चार्ज, या इनर शेल होती है नेगेटिवली चार्ज, आउटर शेल पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव का फॉर्मेशन होता है कुछ ऐसा, तो यही कैपेसिटर होता है, यही रहता है हमारे दिमाग में। ऐसा नहीं है, कोई भी कंडक्टर है उसको हम एज ए कैपेसिटर ट्रीट कर सकते हैं। कैसे ट्रीट करेंगे, उसकी जो दूसरी प्लेट है, जो अपोजिटली चार्ज प्लेट है, उसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ट्रीट कर लेते हैं एट इट इज़ एट इन्फिनिटी। ठीक है, इस तरीके से उसे हम ट्रीट करके चलते हैं, नेगेटिव प्लेट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, तो सिंगल आइसोलेटेड कंडक्टर का भी अपना कैपेसिटेंस होता है, उसको भी हम ट्रीट कर सकते हैं एज ए कैपेसिटर। तो ये आपके समझ में आ गया होगा, क्लियर है ना। अब देखते हैं हम पार्ट जी का सॉल्यूशन। ओके, जी हाँ, जी का सॉल्यूशन देखेंगे अब। आंसर, सॉल्यूशन, व्हाटएवर। चलिए, गैस अ पॉसिबल रीजन वाई वाटर हैज़ अ मच ग्रेटर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 80 देन से माइका। ये कहते हैं कि वाटर जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के होता है वाटर का ज़्यादा है किससे, माइका से। ठीक है, एक हमें रीज़न देना है इसका क्यों ऐसा होता है। देखिए, इसका हम रीज़न देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले डाइलेक्ट्रिक जो होता है कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका ज़्यादा होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डाई कर पा रहा है। कैसे डाई कर पा रहा है इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा, देखिए, अगर ये प्लेट हैं, जैसे हमने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लिया है ना, और यहाँ पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हैं, यहाँ नेगेटिवली चार्ज प्लेट है ये, और हमने क्या किया, इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया। ओके, डाइलेक्ट्रिक हमने फील्ड किया। ओके, और एक और ले लेते हैं, दो का कंपैरिजन करके देखते हैं। ठीक है, एक और ले लेते हैं, दिस अलग अलग डाइलेक्ट्रिक फील्ड करते हैं हम सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में।
सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक हम फील्ड करते हैं। चलिए मान लिया कि इसमें एक में वाटर या एक में माइका, कुछ इसी तरीके से मान लेंगे, ठीक है। लेकिन अलग अलग डाई इलेक्ट्रिक हमने कंप्लीटली फिल्ड कर दिया। ये एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट थी या कुछ भी मान लीजिए, पॉजिटिव और अपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है, और ये भी डाइलेक्ट्रिक है। ये डाइलेक्ट्रिक 1 और ये डाइलेक्ट्रिक 2 और सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर। इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गई है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, ये हो गया एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। मान लिया हमने ये कि ये डाइलेक्ट्रिक 1 है ये। चलिए ये 100 यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ पर, या फिर कहें 100 वोल्ट पर मीटर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रखा है। 100 वोल्ट का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रखा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ये डाइलेक्ट्रिक 1 है इसमें और ये 2 है, कुछ इस तरीके से, ठीक है। 100 वोल्ट पर मीटर का हमने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई कर रखा है। तो डाइलेक्ट्रिक करता क्या है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जो हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, ठीक है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको कितना रिड्यूस कर पा रहा है। मींस कब ये रिड्यूस कब करता है ये, देखिए इसके डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इसके अगेंस्ट सेट हो जाते हैं। कैसे सेट हो जाते हैं, ये पॉजिटिव एंड है तो यहाँ नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव एंड है तो यहाँ पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से बीच वाले न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। वो हमने पोलराइजेशन में पढ़ा था किस तरीके से होते हैं, तो इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, कुछ इस तरीके से ये सेट हो जाते हैं, ठीक है। तो सेट हो गए तो यहाँ पर क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया इसके अगेंस्ट। किसने जनरेट किया, वो डाइलेक्ट्रिक ने इसके अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, है ना। 100 वोल्ट पर मीटर हमने अप्लाई किया था और इसने मान लिए यहाँ पे बना दिया 40 वोल्ट पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बना दिया। तो नेट जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना रह गया यहाँ पर, अब 60 वोल्ट पर मीटर, इतना ही रह गया, 60 वोल्ट पर मीटर रह गया और 40 वोल्ट पर मीटर रिड्यूस कर दिया इस डाइलेक्ट्रिक 1 ने। अगर डाइलेक्ट्रिक 2 ने, मान लीजिए यहाँ पर, वैसे ही यहाँ पर भी इसके मॉलिक्यूल जो है पोलराइज्ड होंगे, ठीक है, एक ये है मॉलिक्यूल, एक ये है, सॉरी एक नेगेटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये है, और एक प्रॉपर डिस्टेंस हो गई इनके बीच में। इट मीन्स P डाइपोल मूवमेंट बन गया यहाँ, ये इस डायरेक्शन में P बन गया, P है ना, P बन गया इस डायरेक्शन में। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है, इसके जो अपोजिट डायरेक्शन में बना है। तो एक डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, सिंपल सी बात है। वैसे ही यहाँ होगा, नेगेटिव इधर आएंगे, पॉजिटिव इधर आएंगे, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, पॉजिटिव इधर। इसमें मान लिया हमने कि थोड़ा सा ज़्यादा आ गई है, जो पोलराइजेशन हुआ है वो थोड़ा ज़्यादा हुआ है। मीन्स जो यहाँ पर जो P है वो कुछ ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है कि अगर हमने मान लिया कि इस डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, वो बन रहा है 60 वोल्ट पर मीटर का, तो ओरिजिनल कितना रह गया यहाँ पर, 40 वोल्ट पर मीटर ही रह गया ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो रिड्यूस कहाँ ज़्यादा हुआ, इसमें ज़्यादा रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो पोलराइजेशन भी इसमें ज़्यादा हुआ है, देख रहे हैं आप, हम यानी एक एक्स्ट्रा लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पोलराइजेशन भी ज़्यादा हुआ है। इट मीन्स यहाँ पर जो P है डाइपोल मूवमेंट किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, वो भी ज़्यादा हुआ होगा। क्लियर सी बात है ना। इन चीज़ों को यहाँ लिख लेते हैं, लेस, यहाँ क्या है, लेस पोलराइजेशन, है ना। पोलराइजेशन पहले क्या होता है, पहले ये देख लेते हैं। पोलराइजेशन होता है नेट डाइपोल मूवमेंट इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, नेट डाइपोल मूवमेंट इन यूनिट वॉल्यूम। तो ये मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है जो कि पोलराइज्ड हो गया है, इसका नेगेटिव इधर आ गया, पॉजिटिव इधर आ गया, और एक डाइपोल मूवमेंट मिल गया इस डायरेक्शन में हमको, है ना। नेगेटिव टू P, नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन, ऐसे ही हमको डाइपोल मूवमेंट मिल रहा है इन यूनिट वॉल्यूम। ये वॉल्यूम ही है, दिख रहा है, लेकिन ये प्लेट है कुछ इस तरीके से, इसके बीच में जितना भी पार्ट है वो वॉल्यूम का है। तो यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा आएगा उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन होगा, सही है बात। तो इलेक्ट्रिक को ज़्यादा डाई कौन कर रहा है, इलेक्ट्रिक को ज़्यादा डाई ये कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक 2, क्योंकि यहाँ 40 रह गया और यहाँ पोलराइजेशन भी ज़्यादा हुआ है। जो इलेक्ट्रिक को ज़्यादा डाई कर रहा है उसी का ज़्यादा पोलराइजेशन हो रहा है, उसी में ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट आ रहा है ना, क्योंकि ज़्यादा पोलराइज्ड हुए हैं मॉलिक्यूल। तो क्लियर सी बात ये है कि मोर
डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो इलेक्ट्रिक को ज़्यादा डाई करेगा उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स मोर पोलराइजेशन, उसमें पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ है, P जो है ज़्यादा हुआ है। पोलराइजेशन मीन्स उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सेट हो गए हैं अगेंस्ट द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इस डायरेक्शन में वो उसके अगेंस्ट डायरेक्शन में वो सेट हो गए, पोलराइज्ड हो गए। जितने ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाएंगे उतना ही ज़्यादा पोलराइजेशन हो जाएगा, ठीक है। पूरा जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है उसको पूरा जीरो कर दिया तो वो पूरा कंप्लीट पोलराइजेशन हो गया, 100% पोलराइजेशन हो जाएगा। अगर अप्लाइड 100 वोल्ट पर मीटर है तो सामने से भी 100 वोल्ट पर मीटर का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे इसमें भी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जितना अप्लाई किया है उतना ही आ जाए तो जीरो हो जाएगा अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो पोलराइजेशन 100% हो जाएगा। वो होता नहीं है, ऐसा पॉसिबल है नहीं। ये हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले उसमें। तो मोर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मीन्स मोर पोलराइजेशन, पोलराइजेशन भी ज़्यादा होगा, और पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है बात। अब बात करें हम वाटर और माइका की, तो देखिए वाटर की जो शेप होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, दो इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, ये एक H होता है और एक ये H होता है। इसमें क्या होता है, यहाँ पोलर बॉन्ड्स होते हैं। अगर ये नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है तो ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन, ये पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम, तो यहाँ पोलर बॉन्ड होते हैं ये। तो पोलर बॉन्ड होते हैं मीन्स यहाँ डाइपोल मूवमेंट बन जाता है, तो इसके अंदर दो पोलर बॉन्ड होते हैं, एक ये और एक ये, दो पोलर बॉन्ड होते हैं। इसकी शेप की वजह से, वाटर की शेप की वजह से इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स होते हैं। इससे क्या होता है, दो होते हैं इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स। लेकिन जो माइका का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कुछ इस तरीके से Al2K2O6Si। इसके अंदर पोलर बॉन्ड्स नहीं होते, बनता होगा तो थोड़ा बहुत बनता होगा एक आध, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा मीन्स दो पोलर बॉन्ड बनते हैं। जब दो पोलर बॉन्ड बन रहे हैं तो माइनस पॉजिटिव, ठीक है बात। तो एक डाइपोल मूवमेंट की बात तो बनेगी। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसका जो एक पोलर बॉन्ड है वो सेट हो जाएगा अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से, माइनस प्लस चाहिए हमको, तो दो हैं तो दोनों सेट होंगे। दोनों सेट होंगे तो क्या होगा कि पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, डाइपोल मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। डाइपोल मूवमेंट जिसका ज़्यादा है उसी का पोलराइजेशन ज़्यादा है और उसी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है, वही ज़्यादा इलेक्ट्रिक को डाई कर रहा है। यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पोलराइजेशन ज़्यादा हुआ है तो ये डाई ज़्यादा करेगा इलेक्ट्रिक को। इसने 40 वोल्ट पर मीटर छोड़ा है, जो अप्लाइड 100 था इसने 40 छोड़ा है, इसने 60 छोड़ा है, मीन्स इसने रिड्यूस ज़्यादा किया है। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। तो किसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, जिसमें पोलर बॉन्ड ज़्यादा हैं या फिर जिसमें ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट आ रहा है। तो वाटर में जो है डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा रहता है और ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट रहने से ज़्यादा पोलराइजेशन होता है, इसीलिए उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा रहता है, ठीक है। वो अच्छा डाइलेक्ट्रिक होता है, इलेक्ट्रिक को अच्छा डाई कर पाता है। तो बिटवीन द इलेक्ट्रिक प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको ज़्यादा डाई कर पाता है। तो कैपेसिटर में हम अच्छा डाइलेक्ट्रिक क्यों भरते हैं कि C=K∁0A/D जो होता है ना, K ज़्यादा होगा तो उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो अच्छा डाइलेक्ट्रिक होने से क्या होता है, कैपेसिटेंस बढ़ जाता है उस कैपेसिटर का, ठीक है बात। तो क्लियर हो गया होगा कि डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा रहना चाहिए। वो कब होगा, वाटर में ज़्यादा पोलर बॉन्ड होते हैं, इस वजह से डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा हो जाता है। और जिसका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है उसी का पोलराइजेशन अच्छा होता है, और पोलराइजेशन उसी का अच्छा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डाई कर पा रहा होगा। इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डाई कब कर पाएगा, जब मॉलिक्यूल ज़्यादा पोलराइज्ड होंगे, मींस अगेंस्ट एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो बना रहा होगा मटेरियल, मींस एक डाइपोल मूवमेंट बन रहा होगा अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही तो P बन रहा है। जो स्मॉल p है, ये स्मॉल p डाइपोल मूवमेंट है, ध्यान रखना है, स्मॉल p जो 2qL होता है ना। तो क्लियर है ये चीज़ कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसीलिए ज़्यादा होता है बिकॉज इसके जो मॉलिक्यूल की शेप है उसमें पोलर बॉन्ड्स होते हैं, दो पोलर बॉन्ड होते हैं, जिससे ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट आता है। ज़्यादा डाइपोल मूवमेंट से ज़्यादा पोलराइजेशन हो पाता है और ज़्यादा पोलराइजेशन होने से इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा डाई कर पाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड है उसको ज़्यादा डाई कर पाता है। सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थैंक यू।